Hello friends, नमस्कार. You all are welcome to this class. जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म कर देंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है. All students who have already joined the class, please confirm your audio video is okay so that we can start. So जैसा आप देख रहे हैं आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, देयर आर 19 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी अगस्त 2024 की है उससे रिलेटेड है. फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं आने वाले दिनों में अप टू दिसंबर 2024 ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इनमें से किसी भी क्वेश्चन को किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है. इसीलिए अगर आप प्रेपरेशन 2024 दिसंबर तक एग्ज़ाम के लिए कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है. तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. तो चलें शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को. सो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1. Guidelines on digital lending were issued by RBI on September 2nd, 2022 to aid the customers in verifying claims of digital lending apps association with REs. RBI is creating what? So Reserve Bank of India ने जो डिजिटल लैंडिंग को लेकर के अपनी गाइडलाइंस इशू की थी वो इशू की थी 2022 के अंदर. सो जितने भी इसको यूज़र्स हैं उनको हेल्प करने के लिए कि जो डिजिटल लैंडिंग ऐप्स हैं वेदर वो ऑथेंटिक हैं कि नहीं है ऑथेंटिक, तो इसके लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रहा है. सो वो प्लेटफॉर्म कौन सा होगा तो ये हमने जानकारी प्रोवाइड करनी है. तो इसमें हमारे क्वेश्चन क्या क्या हैं. हमारा पहला ऑप्शन है public list of verified digital lending apps available on RBI website, exclusive database for DLAs linked with regulated entities जैसे बैंक्स हैं, public repository of DLAs deployed by REs which will be available on RBI website, या registry of digital lending apps associated with authorized REs. तो इनमें क्या क्रिएट करने जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है. और ये किन पी की हेल्प के लिए है? वो लोग जो डिजिटल लैंडिंग अवेल कर रहे हैं सो दैट वो वेरीफाई करें कि जिनके साथ वो डील कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हैं या नहीं. तो उसके लिए ये प्लेटफॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रिएट कर रहा है. फिर इस प्लेटफॉर्म का नाम रहेगा पब्लिक रिपोजिटरी. तो पब्लिक रिपोजिटरी ऑफ डीएलएस डिजिटल लैंडिंग एप्स. सो डिप्लॉयड बाय आरईज रेगुलेटेड एंटिटीज जैसे बैंक्स हैं. तो ये अवेलेबल कहाँ पे होगी? ये अवेलेबल रहेगी आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर. तो मीन कस्टमर इस वेबसाइट के ऊपर जा कर के यूज़ कर सकेंगे इसको और देख सकेंगे कि जिस डिजिटल लैंडिंग ऐप को वो यूज़ कर रहे हैं वो जेन्युइन है, ऑथेंटिक है या नहीं है. तो चलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं. द रिपोजिटरी ऑफ DLAs, यही रिपोजिटरी की हम बात कर रहे हैं, विल बी बेस्ड ऑन डेटा सबमिटेड बाय होम. ये डेटा कौन सबमिट करेगा जिसके लिए ये रिपोजिटरी क्रिएट की जाएगी? डायरेक्टली टू द रिपोजिटरी, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की दखलंदाजी नहीं होगी. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केवल ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवा रहा है और इसको अपडेट भी किया जाएगा जब भी किसी प्रकार की रिपोर्ट आती है. जैसे नए DL आ जाते हैं, पुराने वालों को डिलीट किया जाता है. तो ये डेटा कौन सबमिट करेगा? दिस इज़ द क्वेश्चन. सो हु विल सबमिट दिस डेटा? ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. सो डेटा विल बी सबमिटेड बाय डिजिटल लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस,
और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स और रिपोर्टिंग एंटिटीज। सो कौन इसको प्रोवाइड करेगा? डेटा जो सबमिट किया जाएगा किसके द्वारा सबमिट किया जाएगा? फिर ये डेटा सबमिट किया जाएगा बाय रेगुलेटेड एंटिटीज और रिपोर्टिंग एंटिटीज जैसे बैंक्स हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। सो पहले में हमारा कौन सा आंसर करेक्ट था? सी आंसर करेक्ट था। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। So next question. At present, credit institutions are required to report credit information of their borrowers to credit information companies at monthly or short intervals as mutually agreed between credit institutions and credit information companies with a view to provide more up-to-date picture of the borrower's indebtedness. RBI decided to increase the frequency of reporting of credit information to CICs from monthly interval to which new periodicity? So presently क्या किया जाता है? Presently information सबमिट की जाती है। तो information कौन सबमिट करता है? क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जैसे बैंक्स हैं। किनको? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज को, बोरर से रिलेटेड। इसकी periodicity क्या है? मंथली है। अभी इसमें जो अप टू डेट पिक्चर बोरर्स के बारे में प्रोवाइड करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है इस इंफॉर्मेशन की उसको इंक्रीज किया जा रहा है। तो दिस मीन बैंक्स अब मोर फ्रीक्वेंटली इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सो ये फ्रीक्वेंसी रहेगी बाई वीकली, ये फ्रीक्वेंसी रहेगी वीकली, ये फ्रीक्वेंसी रहेगी फोर्टनाइटली, ये फ्रीक्वेंसी रहेगी एवरी 10 days और एज एग्रीड बिटवीन CI एंड CICs। तो क्या रहेगी? ये बाई वीकली रहेगी, ये वीकली रहेगी, फोर्टनाइटली रहेगी या एवरी 10 day रहेगी? तो ये नई फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? सो लोन डिपार्टमेंट में हमारे जितने लोग काम करते हैं उनको इसके बारे में जानकारी होगी कि अभी हम मंथली बेसिस के ऊपर ये इंफॉर्मेशन सभी CICs को प्रोवाइड करते हैं। नाउ हेंस फोर्थ जब नई गाइडलाइंस एप्लीकेबल बन जाएंगी तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी ऑन ए फोर्टनाइटली बेसिस। सो इसका जो इंफॉर्मेशन क्राइटेरिया है वो फोर्टनाइटली बेसिस के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 4. UPI has become most preferred mode of payment due to its seamless features. Currently, transaction for UPI is capped at 1 lakh rupees. Based on various use cases, RBI periodically reviewed and enhanced the limit for a few categories. तो जो नॉर्मल कैपिंग है, नॉर्मल लिमिट है UPI ट्रांजेक्शन्स की वो 1 लाख है, लेकिन कुछ कैटेगरीज के जैसे लिए कैपिटल मार्केट है, IPO है, लोन कलेक्शंस हैं, इंश्योरेंस है, मेडिकल है, एजुकेशनल सर्विसेज हैं, इनके लिए ये अमाउंट ज़्यादा है। अब एक नया एरिया ऐड किया जा रहा है, लिमिट एनहेंस भी की जा रही है। तो वो नया एरियाज कौन सा है? नंबर 1। और लिमिट का एनहेंसमेंट कितना है उसके लिए ये 2 आंसर हमने प्रोवाइड करने हैं। सो जहाँ 1 लाख से उस लिमिट को इंक्रीज किया जाएगा, कितना इंक्रीज किया जाएगा और कितना, कौन सा वो एरिया है, कौन सा वो नया एरिया है। डायरेक्ट टैक्स पेमेंट 1 लाख से 2 लाख पर ट्रांजैक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट 1 लाख से 5 लाख पर ट्रांजैक्शन, एजुकेशनल पेमेंट 1 से 3 लाख पर ट्रांजैक्शन, इंश्योरेंस प्रीमियम 1 से 4 लाख। तो हमने बताना है वो नया एरिया कौन सा ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे C एंड D तो वैसे ही आउट हो जाते हैं बिकॉज वो पहले से यहाँ पे है, इंश्योरेंस जैसे पहले से है। तब रह गए हमारे पास ये 2, इनमें हमने बताना है वो नया एरिया कौन सा है और पर ट्रांजैक्शन लिमिट कितनी एनहेंस कर दी जाएगी।
क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स, आई एम श्योर ये क्वेश्चंस आप ठीक से अंडरस्टैंड भी कर पा रहे होंगे और ये आपको यूजफुल भी बहुत रहेंगे। और जैसे जैसे आप क्लास को ज्वाइन करते हैं तो लाइक के बटन को साथ साथ पुश करते चलो। अगर यूजफुल लग रहा है तो आपका लाइक का बटन कंट्रीब्यूट करता है और ज़्यादा लोगों को दिखाने की कोशिश करता है यूट्यूब। इसीलिए सिर्फ आपका लाइक करना केवल लाइक करना नहीं है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिखाने का काम करता है। तो चलिए आंसर क्या रहेगा। तो ये लिमिट एनहेंस की जाएगी 5 लाख। सो 5 लाख किसके लिए? डायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी और इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए भी। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 के ऊपर। What type of payment authorization in UPI which RBI proposes to introduce would allow individual to set UPI transaction limit for another individual on the primary user's bank account? अब UPI में एक और इम्पॉर्टेंट चेंज क्या होने जा रही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि अगर कोई इंडिविजुअल है जो प्राइमरी यूजर है, वो सेट करना चाहता है यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट दूसरे इंडिविजुअल के लिए, और वो भी प्राइमरी यूजर के बैंक अकाउंट में, तो अब वो ऐसा कर सकता है। तो हमने बताना है कि आरबीआई ये किस टाइप की पेमेंट ऑथोराइजेशन प्रोवाइड करेगा, यानी ये जो पेमेंट ऑथोराइजेशन है इसको हम क्या कहेंगे, इसका नाम क्या रहेगा? डेलीगेटेड पेमेंट्स कहेंगे इसको, प्रॉक्सी पेमेंट्स कहेंगे इसको, लिंक्ड पेमेंट्स कहेंगे इसको, या कंडीशनल पेमेंट्स कहेंगे इनको। तो क्वेश्चन को ध्यान से अंडरस्टैंड कर लेंगे। यूपीआई में जो पेमेंट ऑथोराइजेशन है, अब जो प्राइमरी यूज़र है वो सेट कर सकेगा ट्रांजैक्शन लिमिट किसी दूसरे इंडिविजुअल के लिए। तो इस पेमेंट ऑथोराइजेशन को हम क्या कहेंगे? डेलीगेटेड, प्रॉक्सी, लिंक्ड और कंडीशनल पेमेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 5, क्या हमारा आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए? इनको हम कहेंगे डेलीगेटेड पेमेंट्स। दे विल बी नोन एज डेलीगेटेड पेमेंट्स। फ्रेंड, यहाँ पे आप इसको देख रहे हैं बार बार। सो फ्री लाइव क्लासेस डेली बेसिस के ऊपर हम कंडक्ट करते हैं। जेआईबी के लिए, सीआईबी के लिए, प्रमोशन एग्जाम के लिए हमारे चैनल के ऊपर, जो इस समय आपने लॉगिन कर रखा है। अगर आप इन क्लासेस का बेनिफिट अभी तक नहीं ले रहे हैं तो यू आर मिसिंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम में आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो तुरंत इनको यूज़ करना शुरू करें, लेकिन यूज़ करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, सो दैट जितने भी हमारे नोटिफिकेशन मिलते हैं वो नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलें, टाइम क्लास का शुरू होने से पहले मिलें और आप किसी भी क्लास को मिस ना करें। तो यूज़ करिए इन फ्री लाइव क्लासेस को। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं। चेक ट्रंकेशन सिस्टम करंटली प्रोसेसेस चेक्स विद ए क्लियरिंग साइकिल ऑफ अप टू 2 वर्किंग डेज। सो जैसा आपको पता है, जो हमारा CTS सिस्टम है प्रेजेंटली वो चेकों को प्रोसेस करता है, जिसमें क्लियरिंग साइकिल 2 दिनों तक का रहता है। टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ चेक क्लियरिंग एंड रिड्यूस सेटलमेंट रिस्क फॉर पार्टिसिपेंट एंड एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस। अब आरबीआई क्या करने जा रहा है? आरबीआई इसके लिए जो करंट बैच प्रोसेसिंग है उस बैच प्रोसेसिंग को समाप्त कर देगा और उसकी बजाय एक नई अप्रोच लेकर के आएगा। और इसके चलते जो प्रेजेंट क्लियरिंग साइकिल T+1 डे का है, 2 वर्किंग डेज तक का, अब इसको रिड्यूस कर दिया जाएगा। और इसके लिए डिटेल्स गाइडलाइन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आने वाले दिनों में इशू कर रहा है। अब हमें 2 क्वेश्चन का आंसर करना है। एक तो वो नई अप्रोच कौन सी रहेगी, और दूसरा ये जो क्लियरिंग साइकिल पीरियड है वो रिड्यूस होके कितना रह जाएगा। ये हमारे ऑप्शंस हैं।
रियल टाइम क्लियरिंग विद इंस्टेंट सेटलमेंट 24 आवर्स, इमीडिएट क्लियरिंग T0 सेटलमेंट विद इन ए डे, continuous clearing with on realization settlement a few hours, या rapid clearing with hourly settlement 12 hours। यानी अब ये सेटलमेंट पीरियड कितना रह जाएगा और इस अप्रोच को हम क्या कहेंगे, तो ये क्या अप्रोच रहेगी, नई अप्रोच क्या रहेगी, ये दो क्वेश्चन का आंसर हमने प्रोवाइड करना है। तो मुझे लगता है जितने क्वेश्चन आप इस क्लास में डिस्कस कर लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, ये एग्ज़ाम तक आपको याद रहने वाले हैं। लेकिन आप साथ साथ एक एक लाइन में, दो दो लाइन में इनके नोट्स ज़रूर बनाते रहें, ताकि बाद में रिकॉल करना आपको आसान रहेगा। नहीं तो बाद में एक बार फिर से ये लंबा वीडियो आपको वॉच करना पड़ेगा। फ्रेंड, इस नए सिस्टम को हम कहेंगे, नई अप्रोच को हम कहेंगे कंटिन्यूस क्लियरिंग ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट। तो ये इसका अप्रोच रहेगा, कंटिन्यूस क्लियरिंग विद ऑन रियलाइजेशन सेटलमेंट। और साइकिल क्या रहेगा, फ्यू आवर्स का, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, वट एवर इट इज़। तो अब ये दिनों से घट के रह जाएगा फ्यू आवर्स। तो दैट इज़ बिग एडवांटेज जो टेक्नोलॉजी अब हमें प्रोवाइड कर रही है। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट आर प्रेजेंट पॉलिसी रेपो रेट, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट आफ्टर पॉलिसी डेटेड 8/8/2024। 8 अगस्त 2024 को ये पॉलिसी डेट्स अनाउंस किए गए। अब ये अनाउंसमेंट के बाद ये पॉलिसी रेट्स कितने कितने हैं ये हमने बताना है। तो ये पॉलिसी रेट्स, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। सो कौन सी ऑप्शन इनमें करेक्ट ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 7। सो व्हाट इज द आंसर टू क्वेश्चन नंबर 7? क्या रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? फ्रेंड्स, रेपो रेट में स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट जिसको SDF कहते हैं, MSF रेट जिसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रहते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया। एज ए रिज़ल्ट जो रेट्स ये पहले थे वही रेट अब कंटिन्यू करते हैं। लेकिन पहले ये रेट क्या थे तो वो हमें अंडरस्टैंड करना होगा, याद रख लेना होगा। तो पहले ये रेट थे, सो दिस रेट वाज 6.5%, इट कंटिन्यूज टू बी दैट। ये इससे आधा % कम है 6.25%, ये उससे आधा % ज़्यादा है। और इन दो रेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वो 50 बेसिस पॉइंट्स का डिफरेंस है जिसको हम BPS कहते हैं। और इसी को हम कहते हैं रेपो रेट रिलेटेड कॉरिडोर। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में जो कॉरिडोर अवेलेबल है पॉलिसी रेट्स का, उसका लोअरिंग सीलिंग कितना है, हायर सीलिंग कितना है और वो क्या है। सो लोअर सीलिंग उसमें SDF रेट है 6.25%, हायर सीलिंग MSF रेट है 6.75%। दोनों का गैप है 50 बेसिस पॉइंट का। अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि कॉरिडोर वैल्यू कितनी है, सो कॉरिडोर वैल्यू आधे % की है जिसको हम कहते हैं 50 बेसिस पॉइंट्स। आई होप ये क्वेश्चन भी हमने अच्छे से कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। और उस क्वेश्चन में जाने से पहले ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। जैसा आपको पता है बहुत जल्द बैंक प्रमोशन एग्ज़ाम 2024-25 के लिए शुरू होने वाले हैं। ये सभी बैंकिंग के लिए शुरू हो जाएंगे, सभी स्केल्स के लिए शुरू हो जाएंगे। इनमें क्या क्या पूछा जाता है, आमतौर के ऊपर इसके 2 पोर्शन रहते हैं। एक पोर्शन जो जनरल बैंकिंग का पोर्शन है, मीन्स विच इज़ कॉमन फॉर ऑल बैंक्स, और दूसरा पोर्शन आपके इंटरनल सर्कुलर्स हो सकते हैं या कोई स्पेसिफिक एरियाज हो सकते हैं जो एडिशनल हैं, बैंक टू बैंक वो डिफ़र करते हैं। सो कॉमन एरियाज कौन कौन से हैं, ये सब्जेक्ट मैटर है हमारे डिस्कशन का, हमारी फ्री लाइव क्लासेस के अंदर। इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उनके ऊपर बेस्ड, गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं गाइडलाइंस हैं उनके ऊपर बेस्ड, बैंकिंग लॉ है उसके ऊपर बेस्ड स्पेसिफिकली किन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। लोन पॉलिसी को डिस्कस किया जाता है, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को डिस्कस किया जाता है, एनपीए या स्ट्रेस्ड लोन्स को डिस्कस किया जाता है, फॉरेन एक्सचेंज को, लेटेस्ट बैंकिंग को, लॉ रिलेटेड टू बैंक्स, मिसलेनियस कस्टमर इश्यूज, गवर्नमेंट स्कीम्स, रेशो एनालिसिस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। ये सारे के सारे वो एरियाज हैं जिनमें बहुत क्वेश्चंस आपको, मेजर पेपर क्वेश्चन आपका इन्हीं में से आता है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इसमें आपकी बेस्ट प्रेपरेशन हो तो उस पर्पज़ के लिए आप हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स को यूज़ कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक जो पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होता है उसको यूज़ कर सकते हैं, स्टडी नोट्स को यूज़ कर सकते हैं, आरबीआई गाइडलाइंस की जो समरी है बहुत काम की रहती है ऑलवेज, उसको यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स की समरी बहुत यूज़फुल रहती है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये सब कुछ अवेलेबल कहाँ है? ये सब कुछ अवेलेबल हमारी वेबसाइट के ऊपर है, तो इनको यूज़ करें। हमारी वेबसाइट के कोर्सेज पेज में चले जाना। इन एनी केस उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके अपने पास होने की पॉसिबिलिटीज़ को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो चलें हम कंटिन्यू करते हैं अपने क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज करंट इन्फ्लेशन रेट टारगेट एज पर दिस पॉलिसी? सो रेपो रेट, एमएसएफ रेट, एसडीएफ रेट, वो रेट तो हमने देख लिए। उन रेट्स को हम कहते हैं पॉलिसी रेट्स फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिसी। ये पॉलिसी रेट्स में जो चेंज आती हैं वो चेंज आते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन, एक्चुअल इन्फ्लेशन। और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट दे रखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, कि भाई आप इन्फ्लेशन रेट सेट करते समय इन्फ्लेशन रेट जिससे कम हो जाए उसको ध्यान में रखें। ये इन्फ्लेशन रेट टारगेट कितना है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स किया हुआ है अप टू 2026। तो ये हैं वो हमारे इन्फ्लेशन टारगेट रेट। देखिए इनमें से कौन सा क्वेश्चन आपको आंसर लगता है ऑप्शन करेक्ट है। 4% विद बैंड ऑफ ±3%, CPI इन्फ्लेशन 4.5% विद इन बैंड ऑफ ±2%, 4% विद इन बैंड +2% 1%, CPI इन्फ्लेशन 4% विद बैंड ऑफ ±2%। सो इंसिडेंटली यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर, जो ऑप्शन बी एंड डी है वो दोनों एक जैसी हैं, तो हम दोनों में से किसी एक को ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो दोनों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इन्फ्लेशन टारगेट, सॉरी ये अलग है वो अलग है, दोनों एक नहीं है। तो केयरफुली देखिए कौन सा है। फॉर पॉलिसी पर्पस, जिसके बेसिस के ऊपर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी डिसाइड करती है कि हमने पॉलिसी रेट्स को चेंज करना है या चेंज नहीं करना है, वो करंट इन्फ्लेशन रेट को देखती है और उसके बाद तय करती है कि ये रेट चेंज होंगे या रेट चेंज नहीं होंगे। फ्रेंड, जो गिवन टारगेट है वो 4% का है, 4% +2 और -2 मीन्स 2% से लेकर के 6% तक, लेकिन ये एवरेज है 4%। तो ये टारगेट कौन फिक्स करता है? ये टारगेट देता है इन्फ्लेशन रेट का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन कवर करते हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट वेरियस कंसिडरेशन, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2024 इज प्रपोज्ड बाय आरबीआई फॉर पॉलिसी पर्पज। तो पॉलिसी पर्पज के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलग अलग एस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 2024 के लिए कितना अज्यूम किया है। बार बार ये क्वेश्चंस आ चुके हैं इस प्रकार के। सो 6.9%, 7%,
7.2% या 7.3%। तो आरबीआई की पॉलिसी पर्पस के लिए ये रेट्स कितना है फॉर और आरबीआई पॉलिसी पर्पस। व्हाट इज द रेट? सो आरबीआई पॉलिसी पर्पस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस रेट को डिटरमिन किया है, एस्टिमेट किया, अज्यूम किया है एट 7.2%। क्वेश्चन नंबर 10, CPI इन्फ्लेशन फॉर 2024 इज प्रोजेक्टेड एट आरबीआई एट। सो पॉलिसी पर्पस के लिए जो इन्फ्लेशन रेट है, जो टारगेट तो 4% का है ±2%, इस पॉलिसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पॉलिसी पर्पस के लिए कितना अज्यूम किया इस इन्फ्लेशन रेट को? सो 4% या 4.5% या 4.2% या 4.7%, कितना अज्यूम किया है? सो क्वेश्चन नंबर 10, क्या आंसर बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट को, इन्फ्लेशन रेट को कंसिडर करता है वेन एवर दे आर प्रपोजिंग चेंजेस इन द पॉलिसी रेट्स। सो दिस इज 4.5%। सो 4.5% इज द रेट अज्यूम्ड कि इन्फ्लेशन रेट इतना रहने वाला है, जबकि कितना रह सकता है 2% से लेकर 6% के बीच में, और एवरेज ये रहना चाहिए 4%। सो ऑप्शन बी इज द आंसर। चलें अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। MPC had started working in September 2016. The meeting on 6th, 7th and 8th August was in sequence. So September 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक कमेटी है, उसने फंक्शन करना शुरू किया। वो लगातार मीट करती है हर 2 महीने के बाद 3 दिनों के लिए, और लास्ट डे वो पॉलिसी को अनाउंस करती है। 2 दिन वो डिस्कशंस करती है और लास्ट डे वो अनाउंस करती है। MPC के कुल मिला के 6 मेंबर्स होते हैं। इनमें 3 आरबीआई से होते हैं, 3 गवर्नमेंट जो है वो नॉमिनेट करती है। हर 2 महीने के बाद इसकी मीटिंग होती है। मीटिंग में ये डिसीजन वोटिंग बेसिस के ऊपर लेते हैं। अगर वोटिंग्स इक्वल रह जाए, 3-3 हो जाए, तो उस केस में आरबीआई के गवर्नर के पास एडिशनल वोट का राइट रहता है। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, ये जो मीटिंग अभी हुई है, ये अगर हम नंबर वाइज देखें, ये कितने नंबर मीटिंग थी? 30th मीटिंग थी, 35th थी, 60th थी, कितनी मीटिंग थी? ये कौन से नंबर की मीटिंग थी? सो ये मीटिंग थी 49th, 50th, 51st या 48th। सो याद रखने के लिए बस सीधा रखें कि अब इन्होंने हाफ सेंचुरी मार ली है, यानी ये 50th मीटिंग थी। आधी सेंचुरी इनकी हो गई है। कब से? सितंबर 16 से, यानी तकरीबन पिछले 8 सालों के अंदर ये इनकी 50th मीटिंग थी। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एज इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द पॉलिसी, द परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI, which is an economic indicator derived from monthly survey of private sector companies, services stood at strong in July 2024 and is above 60 for 7 consecutive months, indicating robust expansion. So हर महीने हमारे सामने आता है PMI, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन है कि PMI का फुल फॉर्म क्या है और PMI किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। ये एक इकोनॉमिक रेशो है, इकोनॉमिक इंडिकेटर है, और ये कहाँ से लिया जाता है? ये लिया जाता है प्राइवेट सेक्टर कंपनी से। कब लिया जाता है? मंथली सर्वे के द्वारा लिया जाता है।
ये बताता है कि प्रोग्रेस क्या चल रही है जीडीपी की, गुड्स में या सर्विसेज में। तो जो सर्विसेज वाला है वो इस समय काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। हमने बताना है कि जुलाई 24 के लिए वो कितना है। सो जुलाई 24 के लिए वो है 60.3 या 60.1 या 59.8 या 60.1। तो ये अबव 60 जा रहा है फॉर द लास्ट 7 कंसेक्यूटिव मंथ्स। तो इसका मतलब दिस इज रूल्ड आउट, ये तो बाहर हो गया। हमने बताना इन तीन में से क्या हमारा आंसर रहेगा। सो पूरा 61 है, 60.1 है या 60.3 है। तो इट इज 60.3। ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं नंबर 13 के ऊपर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF इन इट्स लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट रिलीज्ड ऑन जुलाई 16, 2024 ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट बाय 10 बेसिस पॉइंट उसने इंक्रीज कर दी है। और इस समय इसने वो कितनी की है 2024 के लिए। IMF पूरे वर्ल्ड के लिए, जिसको हम ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट कहते हैं, उसने आउटलुक को 10 बेसिस पॉइंट से बढ़ा दिया है। और ये रिलीज कब किया डेटा 16 जुलाई को। इसके बेसिस के ऊपर ये जो नई दर है एनहेंसमेंट की, ग्लोबल ग्रोथ की, तो वो नई दर क्या रहेगी 2024 के लिए 3.4% रहेगी, 3.3% रहेगी, 3.2% रहेगी या 3.5% रहेगी। तो कितनी एक्सपेक्टेड है? सारे के सारे रेडीमेड क्वेश्चन है, किसी को छोटा मत मानना। तो आपके जनरल अवेयरनेस में भी ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और मेन पेपर में भी पूछ लिए जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द आंसर? सो ये ग्रोथ रेट रहेगा हमारा 3.3% का, यानी हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा बी। सो दिस इज अवर ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली यूके, कनाडा, स्विट्जरलैंड, चेक रिपब्लिक, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, चाइना, चिली, कोलंबिया, हंगरी, रोमानिया, श्रीलंका, जो एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज हैं, तो इन्होंने यहाँ पे अपने पॉलिसी रेट्स को कट किया। तो ये जितने भी कंट्रीज हैं इन्होंने कट किया है अपने पॉलिसी रेट्स को। सो जैसे इंडिया में पॉलिसी रेट रेपो रेट को हम कहते हैं। हमने बताना है कौन से वो कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने रेट्स को कट ना करके अपने रेट्स को रेज कर दिया है, और वो भी इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं। तो वो कौन कौन से कंट्रीज हैं जिन्होंने रिसेंट पीरियड में अपने रेट्स को इंक्रीज किया? जापान, साउथ कोरिया, रशिया, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, रशिया, जापान या रशिया। तो वो दो कंट्रीज कौन कौन से हैं जिन्होंने अपने बेंचमार्क रेट्स को इंक्रीज किया है? उन्होंने डिक्रीज नहीं किया है, कट नहीं किया है उनको। सो कट करने वाले कंट्रीज आपने देख लिए। इंडिया में तो अभी हमारे सेम हैं। तो दो कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने रिड्यूस न करके इंक्रीज किए हैं। वो कंट्रीज कौन कौन से हैं? एंड इट हैपन इन रिसेंट टाइम्स। तो फ्रेंड्स, ये दो कंट्रीज जो हैं ये हैं जापान एंड रशिया। जापान एंड रशिया ने ऐसा किया है। तो ऑप्शन हमारा बन गया 14। क्वेश्चन नंबर 15। For the fortnight ended July 26, 2024, what is growth of bank credit on year basis? तो बैंक क्रेडिट जो है
वो कितने % ग्रो किया है साल दर साल अगर हम लेते हैं, अगर हम जुलाई 26, 2024 से पीछे मुड़ के देखें तो हमने बताना है ग्रोथ रेट ऑफ बैंक क्रेडिट। इट इज़ 14.8%, इट इज़ 15.1%, इट इज़ 14.9% या 15.3%। और ध्यान रहे हमारा जो डिपॉजिट ग्रोथ रेट है वो इससे काफ़ी कम है। ग्रोथ रेट हमारा क्रेडिट का ये हायर है, जिसके चलते हमारी जो सीडी रेशियोज हैं बैंकों की वो बिगड़ी हुई हैं। तो हम डिफरेंट टाइप के लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स फेस कर रहे हैं और जिसके चलते बैंक्स बार बार डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रहे हैं। ये सारे का सारा लिंक होता है कि आपके डिपॉजिट रेट कब इंक्रीज करते हैं, लेंडिंग रेट कब आपके इंक्रीज करते हैं, डाउन कब जाते हैं। तो ये सारे का सारा डिमांड एंड सप्लाई का मेनली खेल होता है। तब क्योंकि बैंक क्रेडिट हमारा इंक्रीज कर रहा है, डिपॉजिट हमारा उतना इंक्रीज नहीं कर रहा, दोनों के अंदर गैप है, इसके चलते डिफरेंट बैंक्स टाइम टू टाइम अपने डिपॉजिट रेट्स को इंक्रीज करते हैं। तो ये जो ग्रोथ रेट है इस फोर्टनाइट में इट वाज 15.1%। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा गिवन आंसर है। नो क्वेश्चन नंबर 16। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड, तो यहाँ पे हम जीडी की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट जो हमारा मर्चेंट ट्रेड है, गुड्स का ट्रेड जो रहता है उसका जो वॉल्यूम है एक्सपेक्ट होता है, एक्सपेक्ट कर रहे कि ग्रो करेगा। कितने % ग्रो करेगा 2024 में, जबकि 2023 में वो रिड्यूस हुआ था 1.2%। हमने बताना है WTO के मुताबिक ये ग्रोथ रेट कितना होने जा रहा है 2024 के लिए। 2.7%, 2.4%, 2.6% या 2.5%। सो व्हाट इट इज गोइंग टू बी, कितना होने जा रहा है? 2.7, 2.4, 2.6 या 2.5 ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम। सो ये ग्रोथ होने जा रही है एक्सपेक्टेशन के मुताबिक 2.4%, सॉरी 2.6%, नॉट 2.4%। तो इट इज गोइंग टू बी 2.6%। ये किसका एस्टिमेट है? WTO का। किस साल के लिए? 2024 के लिए। क्वेश्चन नंबर 17। द कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, जिसको हम कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहते हैं, एंड कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इज हाउ मच एट एंड मार्च 2024। अगर हम कमर्शियल बैंकों की, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों की कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखें या कॉमन इक्विटी टियर 1 रेशियो को देखें तो मार्च एंड के ऊपर वो कितनी थी? So 16.9 and 14% of risk-weighted assets, 16.8 and 13.9, 16.7 या 13.8, 17 and 14.1%। सारे के सारे रेडीमेड क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किसी क्वेश्चन को मत छोड़ना। कम से कम दिसंबर तक के जो एग्जाम हैं उनमें तो हम इन क्वेश्चंस को आता हुआ देख ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। सो 31 मार्च को जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सो इट वाज 16.7%, और जो टियर 1 कैपिटल रेशियो है, सो दिस वाज 13.8%। सो दैट मीन आवर ऑप्शन बी इज द आंसर। और ये रेशो ऑलवेज किसके रेफरेंस में होती है? ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स
and net non-performing asset ratio declined to 2.8% respectively on this date. ये तो मैंने पहले ही बता दिया है, इसको तो बस केवल आपने माइंड में नोट कर लेना है ये कितना डिक्लाइन हो गई है। सो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे ऑप्शन आंसर है। इनफैक्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें ब्लैंक डालना था, वो ब्लैंक डालना हम भूल चुके, तो इसीलिए इसमें आपके करने योग्य कुछ भी नहीं है, ना मेरे करने लायक कुछ है। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। ऑन अगस्त 2, 2024 इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स स्टूड एट, इस डेट को जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनका अमाउंट कितना था। सो लेट अस सी द डेटा। $674.92 बिलियन, $675.50 बिलियन, $673.80 या $674.50, तो कितना रहा। फ्रेंड इसका आंसर देने से पहले मैं फिर आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा, आज के सेशन के साथ रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, वहीं से हम आपको आंसर कर देंगे। अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो यहाँ पे हमारा ईमेल आईडी है, तो आप इस ईमेल आईडी के ऊपर हमें मेल कर देना, और कोई आपकी क्वेरी हो तो यहाँ पे आप मेल कर देंगे तो हम उसको सूटेबली आंसर करके आपकी हेल्प कर देंगे। फ्रेंड्स आई एम श्योर आज का ये सेशन टोटली आपको बहुत यूज़फुल लगा होगा। अगर ऐसा है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, इससे पहले कि मैं आपको आंसर बताऊं तो क्विकली उसको लाइक कर दीजिए। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स चेंज होते रहते हैं। 2 अगस्त को कितना है, तो लाइक करने वाले लाइक कर देंगे। मेरा रिक्वेस्ट रहेगा अगर आप इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लेते हैं या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर कर लेते हैं तो और बहुत सारे आपके फ्रेंड्स को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन बेल आइकन के साथ उसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस सेशन शुरू होने से पहले मिलती चलें और आप किसी भी सेशन को मिस नहीं करें, चाहे वो हमारा डेली लाइव क्लास है CIB JIB प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो हमारी स्पेशल क्लासेस रहती हैं। तो चलिए सेशन को एंड करने से पहले मैं इसको आपका रिप्लाई दे देता हूँ। तो दिस इज 674.92 बिलियन, यानी दिस इज द आंसर। तो ये हमारा ऑप्शन आंसर है क्वेश्चन नंबर 19 का। फ्रेंड हम कंटिन्यू करेंगे ऐसे और स्पेशल सेशंस के साथ, तो वॉच करते रहिए इनको और इनके लिंक को शेयर कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। चलो अब हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।